नमस्कार दर्शकों, जीवन चलने का नाम है जो सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसलिए ज़रूरी है इसका हंसकर मुस्कुराकर भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। हर लम्हा हर क्षण कीमती है, जो एक बार गुजर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। कहते हैं ना, जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में हर्ज ही क्या है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान रशीदा इकबाल का, जो एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, इतिहासकार हैं। मंच संभाले आपने इन्हें कई बार देखा ही होगा। नाटकों से जुड़ाव एक अरसे से है, तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये इस मकाम पर पहुंची। तो आज एक मुलाकात रशीदा इकबाल के साथ। डॉक्टर रशीदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत दिनों के बाद मैं दूरदर्शन के स्टूडियो में आ पाई और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर रशीदा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपके माथे पे कोई शिकन नहीं, आपकी मुस्कान का राज क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि माथे पे शिकन नहीं होती, माथे पे शिकन भी होती है और उदास भी होती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद आपने अरसे के बाद मैं ये दूरदर्शन के स्टूडियो में आ पाई और मुझे बुलाने के लिए आपका तो शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ। और मैं चाहूँगी कि बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने बुलाया, इसलिए ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे है। तो कुल मिलाकर ये सारा जो श्रेय है वो दूरदर्शन है। आज मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही मुस्कुराती रहती हूँ। तो आज एक खास मुस्कान मेरे चेहरे पर आपके बुलाने की वजह से है। तो और एक या यूं कहे कि गालिब साहब के शेर के तौर पे कि अगर उनके ज़बान पे कहे तो उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है। तो एक कलाकार अपनी ही दुनिया में रहता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, लेखन हो या रंगमंच, बिना साधना के इन चीज़ों को करना बेहद ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आइडियाज़, शौक और विचारों का जन्म कहाँ से हुआ? देखिए, पहली बात तो कोई भी विचार हो या कोई भी बात हो, कोई भी कला हो, किसी में अचानक से नहीं आता। ये बहुत सालों की ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस और अपने माँ बाप से मिली विरासत, अपने टीचर्स, अपने गुरुओं से मिली जो सीख, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैंने ज़िंदगी में अगर 1% भी कोई काम किया है तो उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगी, मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। और जिन लोगों ने मुझे, ऐसा नहीं है कि टीचर्स सिर्फ बड़े ही होते हैं ज़िंदगी में। हम आप भी शायद ये समझते होंगे कि हम सिर्फ अपने बड़ों से ही नहीं सीखते, हम अपने छोटों से भी सीखते हैं। हर ज़िंदगी में हर शख्स, हर इंसान आपको कुछ सिखाता है। तो हमने ज़िंदगी में हर किसी से सीखा है। सीखने के बाद ही हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई मतलब हम जब पैदा होते हैं वो सब गुण लेकर अपने में पैदा नहीं होते। हाँ, ज़रूर ये बात है कि विरासत में कुछ चीज़ें मिली होती है, लेकिन फिर उसको आगे तराशने का काम हमारी ज़िंदगी भी खुद कर देती है। और बची कुची जो कसर होती है वो हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे साथी, हम जिस दौर से गुज़रते हैं, जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी बहुत बड़ी उस्ताद है, बहुत कुछ सिखा देती है ज़िंदगी। तो जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, माँ बाप से, परिवार के अन्य सदस्यों से। तो आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ है जो आपको विरासत में मिली और जो जिस जगह आप हैं आज, तो वहाँ पहुँचने का श्रेय आप किसे देती हैं? लोग कहते हैं कि माँ बाप से आपको विरासत में सिर्फ नैन नक्शी नहीं मिलते, बल्कि ज़िंदगी की बहुत कुछ चीज़ें मिलती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी भी आपको सिखाती है। और जहाँ तक मेरे माँ बाप की बात थी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन माँ बाप के हर किसी के, मैं अपने माँ बाप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी के माँ बाप की बात ये होगी कि कोई माँ बाप को उन्होंने क्या पढ़ाई की या उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की, इस बात से हमको नहीं जाना, उनको हकना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि उन्होंने वो मतलब इलिटरेट होने के बावजूद भी और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को किस मकाम तक पहुंचाया, अपने बच्चों को क्या तालीम दी, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम जो कुछ भी अपनी माँ बाप की वजह से है, तो बचपन में ये छूट या आज़ादी, उस ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा लड़कियां मतलब इतना
आज़ादी नहीं थी बाहर की, और सबसे बड़ी पढ़ने चुनौती लिखने वही की। थी कि लोगों को आज़ादी नहीं थी महिलाओं के लिए। जी। तो कैसे फेस किया आपने इस चुनौती को? नहीं, जैसे मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि सबको पसंद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर से ये आज़ादी मिली हुई थी। और मैं बोलती थी, माइक पे बोलती, स्टेज पे चढ़ के बोलती थी, रेडियो जाती थी, बाद में जब दूरदर्शन आया तो उसमें भी आने लगी। तो अगर माँ बाप के बाद अगर मुझे ज़िंदगी में किसी ने, अपने टीचर्स के बाद किसी ने अगर सिखाया है, मैं कुछ सीख पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि रेडियो से सीखा है मैंने बहुत कुछ सीखा है रेडियो से। तो जैसे भी आपने कहा कि रेडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया, तो ये जो आपने काफ़ी काम भी किया है वहाँ पर, तो जिसके लिए आपका शौक़ जो है वो और निखर गया। तो एक शिक्षिका के रूप में शुरू हुआ जो दौर था वो आज आर्ट एंड कल्चर को संभाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आप आज के बच्चों को जब देखती हैं तो कहीं कुछ लगता है कि आज का जो ज़माना है और जो हमारा जो ज़माना था, वो कुछ माहौल जो पहले का था वो कुछ खोया खोया सा लगता है? हाँ, देखिए वक्त के साथ तो सबको आगे चलना चाहिए, वरना फिर वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। यही बेहतर है इंसान के लिए कि वक्त के साथ साथ चलता रहे। और आजकल तो जब हम लोग, जैसे मैंने अपनी बात कही, तो जब हम छोटे थे तो उतनी वो बात नहीं थी जो आज के टाइम में। आज आपके पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, हर चीज़ आपको मतलब अगर आप कोशिश करो तो इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग जब आते थे स्टेज पर, ये हमें कुछ मिलना होता था, कुछ बोलना होता था, कुछ काम करना होता था, तो उस समय ये हेल्प करने के लिए आपके पास इंटरनेट नहीं होता था, तो हम खुद स्क्रिप्टिंग वगैरह करते थे। और वो बात फिर पता भी चलती है। वो बात, जैसे रेडियो के लिए मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, ड्रामा के स्पेशली बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं रेडियो में। और फिर रेडियो में मैं एज एन अनाउंसर, एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट भी मैंने काम किया है, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी मैंने काम किया है। मैं मतलब बहुत ही गर्व के साथ बोलना चाहूँगी कि राज जी, मुमताज़ जी वगैरह ने मेरी ज़िंदगी को एक माँ बाप के बाद अगर किसी ने शेप दिया है, किसी ने एक रास्ता दिखाया है, तो ये दोनों हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया और इनकी सीख से ही मैं आगे बढ़ पाई। जब चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आती थी तो वो एक फाइनेंशियल हेल्प भी होता था। तो मैं उससे अपनी शौक के कपड़े खरीदती थी, किताबें खरीदती थी। तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ कहने को है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह से मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी सुधारने में और उसको बढ़ाने में, उसकी तरक्की में रेडियो का हाथ है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों का नाम मैं बोल पाई हूँ यहाँ पे। तो वो दौर कैसा था? किस तरह की तैयारियाँ आप लोग करते थे और किस तरह का माहौल होता था? आजकल की तरह पहले बात तो टाइपिंग नहीं होती थी कोई भी चीज़, तो हम सारी चीज़ें, सारे स्क्रिप्ट हाथ से लिखा करते थे। गूगल नहीं हुआ करता था। चाहे 10 पेज का स्क्रिप्ट हो या 15 पेज का स्क्रिप्ट हो, रेडियो के सारे स्क्रिप्ट हैंड रिटन ही होते थे। तो वो सबमिट करना होता था। फिर उसके बाद में हमारे जितने रिहर्सल्स होते थे, तो वो तो खैर आज भी चलता है। कोई भी चीज़ आप बिना रिहर्सल्स के लिए नहीं कर पाओगे। लेकिन जो स्क्रिप्ट लिखने का जो मज़ा उस दौर में था, वो आजकल नहीं आता। क्योंकि आजकल अगर आपको एक शब्द का कोई सिनोनिम्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है। जबकि उस ज़माने में नहीं था। तो आपके जो विचार निकलते थे वो बहुत ही प्योर होते थे। और जो स्क्रिप्ट आप बनता था वो बहुत मौलिक, जो कहेंगे, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट हुआ करता था, जो आजकल थोड़ा सा उसकी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े रचनाकार हैं दुनिया में, देश में, हमारे बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वो लिखते हैं, आज भी लिखते हैं। मतलब इतना बड़ा नाम है, इतना बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, तो ऐसे दौर में वो भी जिंदा हैं। तो आपने नाटकों में भी काफ़ी काम किया है, उससे भी काफ़ी जुड़ाव रहा आपका। तो अगर एक नाटककार की बात करें, ड्रामा आर्टिस्ट की बात करें, तो एक ड्रामा आर्टिस्ट को अपने भाव को, जो चीज़ वो दिखाना चाहता है, उसे एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल है? कैसे करते थे आप लोग उन चीज़ों को? रेडियो के लिए तो मतलब आपको अपने जो आप वाक्य जो बोलते हो, सेंटेंस बोलते हो, तो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है उसमें। तो लेकिन उसमें आपको भाव तो आपको दिखाने नहीं होते रेडियो के लिए। बहुत मुश्किल है जी। हाँ, लेकिन
आप जब आप बोलते वक्त, जब आप स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग के वक्त, जब रेडियो में जब नाटकों का, और हाँ ये बात भी ज़रूरी है कि रेडियो के उस ज़माने में रेडियो का प्रोग्राम हुआ करता था स्टेज पर भी। इस स्टेज पर भी नाटकों का मंचन होता था। वर्ष में करीब 1-2 बार ऐसे प्रोग्राम भी होते थे कि जब पब्लिक के सामने आपका मंचन होता था नाटकों का। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी आपको मतलब जीवन में शेप देने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है ऐसे में भी, ना सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा बल्कि दूसरे के स्क्रिप्ट के काम भी किया। और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया वो लोग बताया करते थे कि किस तरह से उनकी शागिर्दगी में ही हम लोग बैठते थे। वो हमारे गुरु है भाई, हमें बचपन से उन्होंने सिखाया। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी माँ की तरफ से मेरी जो ज़बान है वो मलयालम है बैकग्राउंड, तो हम जब उस वजह से मेरे तलफ़्फ़ुज़ जो था, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन था, बहुत सारी चीज़ों में गलत होता था। तो मुझे टोकते थे, हर जगह पे मुझे टोका जाता था कि ये जगह गलत है। फिर मैंने अपने उस पॉइंट पर काम करना शुरू किया कि मुझे अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना है। आज भी कहीं फंस जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस पर बहुत काम किया और अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारने में अपनी जी जान लगा दी। तो ये सब कुछ इसीलिए हो पाया कि हम नाटकों में काम करते थे, रेडियो में रिकॉर्डिंग जब करते थे तो हमको सिखाया जाता था बस भाई ये बेसिक चीज़ें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अदरवाइज़ अगर हम नहीं करते तो हम डायरेक्ट ही पहुंच जाते, तो शायद ये सब कुछ नहीं सीख पाते। तो ये तो आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की, आपने काफ़ी कविताएं भी लिखी हैं, शेरो शायरी भी आपने की है, तो वो कौन सी रचना है जो आपके दिल के बेहद करीब है? देखो, शेर शायरी और इसकी बात करें तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि इसमें एक इंसान का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। वो है राज अंडमानी साहब का। अच्छा। गोविंद राजू जी, जिनको जो आज नहीं है हमारे साथ, और राज अंडमानी साहब और आइए खान साहब, इनके यहाँ पे बैठकें हुआ करती थी। तो हम लोग मतलब मैं ख़ास तौर पर, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। वो जो डॉक्टर रोशन आरा दिलबर है, ईसा है, मोहम्मद ईसा साहब हैं, और मकसूद आलम साहब, सलाम साहब, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन मैं उनके लेवल में मतलब बिल्कुल भी नहीं थी, उनकी आधी भी नहीं थी। बैठक ही हुआ करती थी उस ज़माने में, राज अंडमानी साहब और इलियास अहमद खान साहब के छत्र छाया में होती थी। और वो लोग हम लोगों को एक मिसरा देते थे कि इस मिसरे पे आप सब कल अगले सैटरडे या संडे जब आओगे तो इस पर लिख के लेके आइएगा, उस पर एक गज़ल लिख के लेकर आओ, या उस पर एक नज़्म लिख कर लेकर आओ। तो हम फिर लिख के जाते थे, तो उस पर वो खामियां निकालते थे कि इस लफ्ज़ की जगह ये होता तो अच्छा था। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत मिस करते हैं आजकल बच्चे। जो शुरुआत जो बडिंग राइटर्स है, जो शुरुआत लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट उनको मंच चाहिए होता है, मंच पे आना चाहते हैं। वो अच्छी बात है, उन पे वो एक ललक और एक इच्छा होनी चाहिए, मंच पे आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद आए तो अच्छा रहता है। ये मैं खास तौर पे बोलूँगी अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिश करने की, उसके बाद जाके कुछ बन पाता है। तो वरना अगर आप आधे अधूरे में स्टेज में अगर आप मतलब प्रेजेंटेशन में आ जाओ तो फिर वो आपकी वो सीखने की ललक ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एकदम पब्लिक को फेस करने से पहले आप उसको अपने आप को पॉलिश करें, अपनी कविताओं को पॉलिश करें, अपनी राइटिंग स्किल्स को पहचानें। कहीं ना कहीं बच्चों में पेशेंस और वो जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को पाने की चाह रखने लगे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितने लोग हैं, मैं नाम गिनाना चाहूँगी। व्यासमणि त्रिपाठी जी है, जगदीश नारायण साहब है, और बहुत सारे लोग इतना अच्छा लिखते हैं, इतना कमाल लिखते हैं। हाँ, तो इन सबको मुझे लगता है कि अगर एक एक को भी अगर हम सब एक ले मतलब मैं इन लोगों की, बड़े शायरों की और कवियों की बात कर रही हूँ, अगर हर बच्चे को वो ट्रेन करें। हम लोग अपने यहाँ पर भी वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप भी कराएं, ताकि ऐसे बच्चों जो नया लिखने वाले बच्चे हैं उनको पॉलिश किया जाए, उनको और बताया जाए, थोड़ा सा गाइडेंस, मार्गदर्शन दिया जाए, बच्चों को मिल सके। तो आपकी रचना जो है 4 लाइन आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मुझे जो अगर कहेंगे तो मेरी गज़लें तो बहुत सारी हैं, और कुछ मेरे ख्याल से सालों से मैं कुछ नया नहीं लिख पाई हूँ, और लेकिन सब कुछ है लिखा हुआ, आधी अधूरी चीज़ अवस्था में है सब। और मेरी अपनी जो सबसे पसंदीदा नज़्म है
जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। और हाँ, मुझे अच्छा भी लगता है बोलना में, क्योंकि उसमें अंडमान का इतिहास है। तो वो 4-5 लाइन मैं सुना देती हूँ अगर आपके पास वक्त है तो। जी जी। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा ज़माना, 57 की जंग में फिरंगी खिलाफ, बुलंद जब किया था सभी ने आवाज़, आज़ादी गुनाह है बताया गया था, और हज़ारों को फांसी चढ़ाया गया था। सज़ा कुछ न पाई समंदर के पार, समीरामीज़ में फिर होके वो सवार, वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। आबादगी वतन के परिस्तों ने चाथम, न खुशियाँ थी ना था कोई मातम, नारायण था पहला शहीद अंडमा का, निरंजन फजल हक बहादुर या भीमा, सभी ने वतन के लिए ज़िंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी, न पानी था ना था रहने का ठिकाना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। 2-4 बंद छोड़कर मैं एक आखिरी उसमें आती हूँ। मेरे अंडमा का मुकद्दर बुरा था, मेरे अंडमा का मुकद्दर बुरा था, ब्रिटिश गए तो जापानी खड़ा था, सनी जालिमों का बना था निवाला, खड़ा हम्फ्रीगंज बन के शिवाला, 44 फना हो गए इस धरा पर, चलो हम नमन कर झुके इस धरा पर, बहुत ही भयानक था वो एक ज़माना, कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है और अभी आप राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में काफ़ी सालों से सेवाएं देती आ रही हैं। तो कैसे यहाँ तक का जो सफ़र है, थोड़ा अगर पीछे चल के हम बात करें, आपने बचपन की बात कही, तो यहाँ का जो सफ़र रहा वो कैसे रहा, कैसे पहुँची आप यहाँ तक? देखिए, ओरिजिनली तो मैं एक शिक्षिका हूँ और उस बात में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उससे ज़्यादा खूबसूरत प्रोफेशन और कोई नहीं, जहाँ पे आप बच्चों के साथ रहते हैं और उनको सिखाते हैं, बहुत कुछ उनसे भी सीखते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर बाद में मुझे नई जिम्मेदारी दी गई, इतिहास की जिम्मेदारी दी गई, तो फिर मैंने उसमें कोशिश की कि अपनी जो भूमिका है अपनी लगन के साथ, पूरी समर्पण के साथ वो काम भी करूं, और जो जिम्मेदारी दी गई मुझे वो मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप शुरू से लिखते आई हैं, एक शौक़ रहा आपके अंदर, लेकिन अब व्यस्तता के चलते शायद थोड़ा वक्त आप नहीं दे पाती, लेकिन जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो ये जो कला है ये बेझिझक बाहर निकल जाती है। तो एक शौक़ जिसे समय देना ज़रूरी है, उस पर आप समय नहीं दे पाती, उस पर भी आज एक पुख्ता पकड़ कैसे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, समय नहीं दे पाती वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो है, समय निकालना पड़ता है। तो अगर मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ तो ये मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पूरा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखने पे देना चाहूँगी, और जो चीज़ छूट गई है, जो चीज़ें अधूरी पड़ी हैं मेरे पास, वो सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करना चाहूँगी जल्दी से जल्दी। और बस वो मेरा सबसे बड़ा शौक़ है। और इतिहास हो, चाहे वो हेरिटेज हो, अपनी विरासत हो, इन सब के बारे में ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को बताना, नई जो युवा पीढ़ी है उसको बताना, तो ये सब लेखन का कार्य बहुत सारा मेरे पास है, अधूरा है, जो मैं जल्दी से जल्दी उसको पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, 1998 में आपने एक किताब लिखी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। 1998 में आपने एक किताब लिखी, अनसंग हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन अंडमान हुज़ हू। तो इसे लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और कैसा अनुभव रहा और किसका सपोर्ट रहा? इस सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक जो है एक कंपाइलेशन है ऑफ जितने, जैसे उस ज़माने में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये कोशिश की कि सारे स्टेट आर्काइव से जो फ्रीडम स्ट्रगल पर किताबें छापी गई है, और ये जानने की कोशिश की, मैंने उन डिफरेंट स्टेट्स के बुक्स का अध्ययन किया, और उसमें से ये निकालने की कोशिश की कि वहाँ से, उस स्टेट से कितने लोगों को अंडमान की सज़ा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हुई, जो देशभक्त हमारे यहाँ अंडमान आए, ऐसे सारे लोगों का नाम और उनके बारे में जो कुछ भी अवेलेबल था वो निकालकर मैंने ये पहली एक कोशिश की। इसके बाद बहुतों लोगों ने लिखा और बहुत अच्छा काम किया, तो ये मेरी पहली कोशिश थी ये एक।
और मुझे लगता है कि मेरी इस कोशिश पर फिर आगे बहुत सारी चीज़ें और लिखी गई। इसमें अभी बहुत सारा अपडेशन बाकी है और आगे और भी इस पे काम करना ज़रूरी है। तो आप एक शिक्षिका रह चुकी हैं, आपने बताया, फिर ऐतिहासिक चीज़ से जुड़कर आप एक इतिहासकार बन गई। तो एक शिक्षिका के रूप में उस काला पानी के इतिहास को जानना चाहेंगे जिसे देखने के लिए सैलानी बाहर से आते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि और हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि जो हम अंडमान निकोबार में रहते हैं, हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर जो बहुत सारे लोग जहाँ आते हैं उसको देखने के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और इस सबसे ज़्यादा प्राउड की बात ये है कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीपों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर यहाँ आज भी पुराने घरों में जाएं, पुराने घरों का इतिहास देखें, पुराने लोगों से मिले, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएंगे कि हर घर की एक कहानी है। इतना कुछ है यहाँ पर। और जो बाहर से जो सैलानी आते हैं, वो उसमें सैलानियों में ये देखा गया कि ज़्यादातर कुछ लोग तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं, मतलब जो बीचेस और जो अंडमान का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निहारने आते हैं, और एक तबका एक ऐसा होता है जो सेलुलर जेल और यहाँ के इतिहास, यहाँ की धरोहर, विरासत पर चर्चा करना चाहता है। मैंने बहुतों को देखा है जो आते हैं सेलुलर जेल के प्रांगण में घुसते साथ यहाँ की मिट्टी लेके तिलक करते हैं और रोते हैं, और सही मायनों में रोते हैं। उनको आप देखो तो आप भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग हैं जो जानते हैं, समझते हैं कि हमने अपने आज़ादी के लिए क्या कुछ खोया है। वो जानते हैं कि हम सेलुलर जेल के काल कोठरियों के अंदर किस तरह से हमारे युवा देशभक्तों ने अपनी जानें कुर्बान की है, अपनी काल कोठरियों में अपना पूरा जीवन बिताया है। किसके लिए? हमारे लिए तो ना। बिल्कुल। इसीलिए तो कि हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले सके आगे, वरना उनको वो भी चाहते तो हमारी तरह रह सकते थे, वो भी चाहते तो अपने परिवार के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमारे लिए सोचा। जो देशभक्त रहे उन्होंने तो यही सोचा कि वो हमको आज़ादी दे के जाए। जो जीवन उन्होंने जिया है वो हमारे भावी पीढ़ियों को वो नहीं देना चाहते थे। हमको जो मिली आज़ादी है उसको संभाल के रखे, और हम सब आज़ादी को बिल्कुल ऐसे समझे कि ये कोई धरोहर नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है। इतनी आसानी से हमें किसी प्लेट में रखकर सजी सजाई नहीं मिली, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है, हमारे देशभक्तों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा, जैसे आपके मंच की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो किसी चीज़ को तराशने पर वो चीज़ निखर जाती है। आपकी भाषा को और स्पष्ट रूप देने में रेडियो, दूरदर्शन और सबसे बड़ी चीज़ मंच की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा? पूजा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लेकिन इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि जो आपको मंच, जब आप किसी मंच पे चढ़ते हो तो आपकी ज़बान जो है, आपकी भाषा जो है बहुत साफ़ होनी चाहिए। और अगर आप कुछ भी थोड़ी बहुत भी गलती है उसमें सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर सुधारना चाहिए। और मैं आज भी सुधार रही हूँ। मैं कभी, एक तो पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, पेपर अपने हाथ में ज़रूर रखना। बिल्कुल। हाँ, कि कभी कभी लोग बोल देते हैं ना, बच्चे बोल देते हैं ना कि हमारे साथ, हम लोग कभी कुछ बुलाते हैं तो बोलते हैं कि हमको पेपर की ज़रूरत नहीं है, हम बोल देंगे, ऐसे ही कर तो ऐसा नहीं, मतलब होना नहीं चाहिए कि हमेशा अपने हाथ में पेपर रखना चाहिए। और कभी ज़रूरत पड़ सकती है उस पेपर की, अब ऐसा मौका आ सकता है कि जब आपको कोई ऐसा क्षण हो सकता है आप जब आप बोलते बोलते अटक जाए, तो आपको ज़रूर पेपर रखना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ही गिना जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और तलफ़ुज़ पे अपना बहुत काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही काम करना चाहिए। जब बहुत अखरता है कानों को ना सुनने में, अगर आप जहाँ था बोलना है वहाँ ता बोल दो, यहाँ जहाँ पे ता कहना वहाँ था कह दो, तो मतलब वो बहुत अखरता है कान। भले वो उस फ्लो में निकल जाता है लेकिन सुनने वालों को कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये हम जो अंडमान में पैदा हुए जो लोग हैं ना, जैसे हम जैसे लोग जो अंडमान में पैदा हुए, ऐसे लोगों की ये तलफ़ुज़ का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में पले और बड़े हैं जहाँ पर हमने बहुत सारी भाषाओं
से सीखा है, और एक मिक्स्ड भाषा Culture है, बोलते हैं, तो जो प्योर भले ही ना हो लेकिन बहुत प्यारी ज़बान है, लेकिन उसमें प्रोनाउंसिएशन के ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल। हाँ जी। आपने, आपकी बातों से लगता है कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यही संघर्ष हमें जीने की ताकत देता है। बिल्कुल। तो जीवन की संतुष्टि के लिए ये कितना ज़रूरी है? देखिए, पूछा अगर जब आप मुझसे सवाल पूछ रही है तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जीवन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लाइफ टाइम कुछ चल रहा है। नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम और करना बाकी है। तो और ये कहना चाहूँगी कि जीवन में बिना स्ट्रगल के कुछ मिल जाए तो कोई मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी का। तो संघर्ष तो बहुत ज़रूरी है, हर स्टेज पे संघर्ष ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है कुछ पाने का। अगर बिना मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के सब मिल जाए तो वो बात नहीं होती, और अब शायद कदर भी नहीं होगी। जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी राय से बहुत सारे लोग सहमत ना हो, तो उनसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन संघर्ष के बाद ही बहुत कुछ पाने में उसका मज़ा आता है। तो रशीदा जी, आप यहाँ पर आई और आपने इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में, अपने कला के बारे में, और जाहिर सी बात है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ आई हैं, लेकिन ज़िंदगी में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार। तो दर्शकों, अब होगी मुलाकात एक मुलाकात के अगले अंक में। नमस्कार।